कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से जो अपनी टीम के साथ मैनकाइंड के सबसे बड़े दुश्मन द इविल गॉड विंड्रेक से लड़ रहा होता है, लेकिन अपनी पूरी पावर यूज करने के बाद भी वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। कुछ बिगाड़ना तो छोड़ो, वो उसको स्क्रैच तक नहीं कर पाते और इन द एंड इविल गॉड एक एक करके हमारे हीरो के सभी दोस्तों को मार देता है। ये देखकर सैसुना पूरा होपलेस हो जाता है, सोचता है कि मैनकाइंड डिफीट हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। इविल गॉड भी उसको टीज करता है, उसका मजाक उड़ाता है कि इट वाज ए फ्यूटाइल स्ट्रगल, लेकिन हमारा बंदा इतनी जल्दी हार मान जाए ये पॉसिबल नहीं है। वो उसको बोलता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक पंच में लगाता है और इविल गॉड को देकर मारता है एंड लिटरली वो पंच इविल गॉड पर असर करता है। हाँ, ज्यादा नहीं किया पर किया। सैत्सुना भी ये देखकर शॉक में है कि इतना लो लेवल मैजिक पंच उसे डैमेज कैसे कर सकता है। उसे लगता है कि शायद वो इससे इविल गॉड को हरा सकता है, पर तभी उसकी स्ट्रेंथ जवाब दे देती है। वो समझ जाता है कि अपनी करंट स्टेज में वो और नहीं लड़ पाएगा, बट इन सब से इविल गॉड गुस्सा हो जाता है। वो उस पर जैसे ही अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तभी सैत्सुना के गले में जो नेकलेस होता है वो चमकने लगता है। असल में ये द नेकलेस ऑफ रीबर्थ है जो उसे उसके हेडमास्टर ने एज ए गिफ्ट दिया था। अब जैसा नाम है उसकी पावर भी वैसी है, स्पिरिट ऑफ टाइम की, जो उसे अपने पास रिग्रेट को अंडू करने का एक चांस देती है। अब होता है ना कि पहले जरूरत समझ में नहीं आती पर बाद में जाकर समझ में आता है कि हाँ ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ वैसा ही सीन यहाँ पर भी है। सैत्सुना को वो नेकलेस पहले इतना यूजफुल नहीं लगा पर अब उसे अच्छे से समझ में आ गया है और अब उसका बस एक ही रिग्रेट है कि उसने फाइट में क्लोज कॉम्बैट मैजिक का यूज सही टाइम पर नहीं किया। अगर वो इस मैजिक का यूज पहले करता तो शायद उसके दोस्त अभी बचे रहते और मैनकाइंड भी खत्म नहीं होती। एंड ये बोलते ही सैत्सुना वापस से क्लास के अंदर रिबर्थ हो जाता है, जहां उसका दोस्त उसे मारकर जगाता है कि सोए मत साले, अगला तेरा टर्न है। और ये और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त लियो है, वही लियो जो इविल गॉड के अपीयर होने पर पता नहीं कहां गायब हो गया था। भाई मैं बता रहा हूँ, दोस्त होते ही कमीने, टाइम के वक्त साले हमेशा गायब हो जाते हैं। वो जैसे ही आसपास देखता है उसे पता पड़ जाता है कि वो 10 साल पीछे आ गया है। अब उसे एक और मौका मिला है तो वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो इविल गॉड को खत्म करके रहेगा। देन सैत्सुना जैसे ही आगे जाता है कुछ लड़कियां उसके बारे में बात करती है कि ये तो अकेडमी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस है ना। उन्होंने तो ये भी सुना है कि उसके पास हर एक मैजिक पाथ की अफिनिटी है। देन हमें एक छोटा सा कॉन्टेस्ट मिलता है कि ये मैजिक पाथ होता क्या है। असल में मैजिक के अलग अलग पाथ होता है और हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक चाहिए होती है, इसलिए हर कोई बस एक ही मैजिक पाथ चूज कर सकता है, वरना मल्टीपल पाथ सीखना मुश्किल हो जाता है उसके लिए। जस्ट लाइक दो गोड को एक साथ मारना। देन वहां खड़ा प्रोफेसर उसे एक पाथ चूज करने को बोलता है और वो अच्छे से जानता है कि सैत्सुना लॉन्ग रेंज मैजिक को ही चूज करेगा। अब देखा जाए तो सैत्सुना के लिए ये एक अच्छी चॉइस होती, क्योंकि लॉन्ग रेंज अटैक में रिस्क काफी कम होता है। आप दूर से ही अपने एनिमीज को मार सकते हो, वो भी बिना किसी एफर्ट के। उसने पहले यही चूज किया था और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन गया था, लेकिन वो अच्छे से जानता है कि ये इविल गॉड के अगेंस्ट बिल्कुल बेकार है। दैट्स व्हाई वो क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ चूज करता है। ये देखकर उसका दोस्त तो शौक होता है, यह प्रोफेसर भी शौक हो जाता है। वो उसे समझाता है कि ये मैजिक पाथ सिर्फ बॉडी एन्चेंटमेंट पर फोकस करता है और सिर्फ आसपास वाले एनिमीज पर काम आता है, और अब तो ये पाथ काफी पुराना हो चुका है। वो प्रोफेसर उसे बोलता है कि क्या तू अपना फ्यूचर बर्बाद करना चाहता है क्या, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। लेकिन हमारा हीरो अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मानते हैं कि इस मैजिक पाथ के साथ मेज बनना ऑलमोस्ट होपलेस है, पर इविल गॉड को हराने का यही एक सिंगल ऑप्शन है। दैट्स व्हाई वो फाइनली उस मैजिक पाथ को चूज करता है और ये देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट शॉक रह जाते हैं। इवन लॉन्ग रेंज मैजिक डिपार्टमेंट का हेड साइरस आर्कटाइल यानी ये प्रोफेसर, उसे सच में लगा था कि सैत्सुना लॉन्ग रेंज मैजिक ही चूज करेगा जिससे वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनता और उसे भी ग्लोरी होती, लेकिन सैत्सुना बी लाइक आज ही घंटा मेरा, 10 साल बाद ये सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। वो अच्छे से जानता है कि ह्यूमैनिटी डिफीट होने में 10 साल बचे और इविल गॉड को अपीयर होने में बस 5 साल। अब देखा जाए तो उसे पहले से क्लोज कॉम्बैट मैजिक के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है बेचारे का, इसलिए उसे इविल गॉड के आने से पहले इसे अच्छे से डेवलप करना होगा। उसके बाद जिन सेकंड ईयर स्टूडेंट ने अपना राइट ऑफ एक्विजिशंस यानी रिचुअल टाइप कुछ कंप्लीट कर लिया है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव फील्ड क्लासरूम में भेज दिया जाता है, लेकिन सैत्सुना को पता ही नहीं कि उसका क्लासरूम कहां पर है। वो अपने दोस्त लियो को भी ढूंढता है पर उसे वो भी नहीं मिल रहा। देन वो जैसे
जैसे ही अपने पास खड़े एक ग्रुप से रास्ते के बारे में पूछता है तो वो भी लाइक उसे ब्रश ऑफ ही कर देते हैं कि हमारे क्लास का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं। एंड ये देखकर सेत्सुना भी समझ जाता है कि उसने जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ चूज किया है ना, उस वजह से उसे अपने लास्ट टाइम से बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। लास्ट टाइम तो वो अकेडमी का हीरो बन गया था, हीरो। अब बेचारा कर भी क्या सकता है, तो वो खुद ही अपनी क्लास ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर तभी उसे एक फायरबॉल की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि आसपास पक्का कोई ना कोई फाइट हो रही है। देन हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ सीनियर बुली कर रहे होते हैं। वो लड़की उनसे अपनी माँ का ब्रोंच मांग रही होती है, बट सीनियर्स भी लाइक ये ब्रोंच माना स्टोर करने का अच्छा मैजिक टूल है, कॉमनर्स के लिए ये काफी हाई क्लास आइटम है, पर हम इसका अच्छे से यूज करेंगे। सेत्सुना भी दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है और उससे हमें पता पड़ता है कि लड़की जो है ना वो क्लोज कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट से है और तीनों लौंडे लॉन्ग रेंज मैजिक डिपार्टमेंट से। अब लॉन्ग रेंज वाले क्या है, खुद को बड़ा 30 मार का समझते हैं। उन्हें लगता है कि क्लोज कॉम्बैट वाले काफी वीक होते हैं कंपेयर टू उनके, इसलिए ये लौंडा लड़की पर अपने फायरबॉल थ्रो करता है और उसे टीज करता है कि अगर अपना ब्रोंज चाहिए तो अपना घटिया मैजिक यूज कर और ले ले। वो बेचारी लड़की कैसे ना कैसे करके उसके सारे फायरबॉल डॉज करती है और अपने मैजिक की बेसिक एबिलिटी यानी फिजिकल बूस्ट एक्टिवेट करती है, जिससे उसकी फिजिकल एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर अगर वो कुछ मैजिक अवॉइड भी कर दे तब भी ये लेवल लॉन्ग रेंज मैजिक के अगेंस्ट बिल्कुल बेकार है। पर वो लड़की अपनी माँ का ब्रोंच जिसे उसने सालों से पैसे बचाकर खरीदा था, उन बुलीज को ऐसे थोड़ा नहीं जाने देगी। दैट्स व्हाई वो अपने मैजिक से एक छोटा सा डैगर बनाती है। सेत्सुना ये देखकर समझ जाता है कि ये क्लोज कॉम्बैट मैजिक का माना ब्लेड है, पर वो अच्छे से जानता है कि इन बुलीज लोगों के अगेंस्ट ये बिल्कुल यूजलेस है अगर वो उनके पास ही ना पहुंच पाए तो। और ये बात ये लोंडा भी अच्छे से जानता है, इसलिए वो उस पर फायरबॉल थ्रो करता है और उसे गिरा देता है। वो उसे टीज भी करता है कि तू काफी पैथेटिक है, तू चाहे जो भी कर ले हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, और उस पर और फायरबॉल थ्रो कर देता है। अब इससे पहले कि लड़की अपनी माँ के पास ही पहुंच जाए, सेत्सुना एकदम लाइटनिंग स्पीड में आता है और उसे बचा लेता है। वो तीनों लौंडे तो ये देखकर शौक ही हो जाते हैं कि भैया ये क्या था। देन सेत्सुना उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें पता है कि क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट कहाँ पर है, क्या तुम मुझे गाइड कर सकती हो। तभी उन बुलीज में से एक हमारे हीरो को पहचान जाता है कि ये तो सेत्सुना क्रोमवेल है, और वो जैसे ही उसके हाथ को देखते हैं ना समझ जाते हैं कि इसने तो क्लोज कॉम्बैट मैजिक पाथ चूज किया है। और ये सुनते ही उनका लीडर भी ताव में आ जाता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, अगर इसने क्लोज कॉम्बैट चूज किया है तो हम इसे जितना चाहे उतना पीट सकते हैं। लौंडे को देख रहे हो, मैं चपड़गंजू को बस इतना कहना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल नहीं। सेत्सुना भी उसकी बात से अग्री तो करता है कि हाँ क्लोज कॉम्बैट मैजिक वीक तो होता है बट इट डिपेंड्स हाउ टू यूज इट। वो उन्हें बोलता है कि मैजिक फील्ड की क्वालिटी बैटल का रिजल्ट डिसाइड नहीं करती। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश भी करती है पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो बुली हमारे हीरो पर कई सारी फायरबॉल से अटैक कर देता है, लेकिन तभी सेत्सुना मैजिक को अपनी टांगों पर कंसंट्रेट करता है और फिजिकल बूस्ट एक्टिवेट करता है, जिससे वो एकदम तगड़ी लेवल की स्पीड में सभी फायरबॉल को डॉज कर देता है। अब नॉर्मली देखा जाए तो उसे ये मैजिक काफी हार्ड लगना चाहिए था, पर उसे तो उल्टा इन सब में मजा हो रहा है, उसे तो और चीजें ट्राई करनी है। देन वो उस बुली को टीज करता है कि तू हर बार फायरबॉल ही शूट कर रहा है, क्या तुझे दूसरा एलिमेंट यूज नहीं करना आता। एंड ये सुनकर वो बुली और गुस्सा हो जाता है और सेत्सुना पर नॉन स्टॉप फायरबॉल थ्रो कर देता है, पर हमारा हीरो उन सबको इजिली डॉज कर देता है। उसकी स्पीड इतनी इंसेन है ना कि वो बुली तो ठीक से एम तक नहीं कर पा रहा, तो मारेगा घंटा। देन वो बुली अपनी पूरी ताकत से हमारे हीरो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार सेत्सुना उसे डॉज नहीं करता बल्कि स्लाइस ही कर देता है, किससे, अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से। ये देखकर तो वो बुली तो क्या लड़की भी शॉक हो जाती है कि वो मैजिक को स्लाइस कैसे कर सकता है। अरे भैया जब बात हीरो की हो तो वो सब कुछ कर सकता है। सेत्सुना उसे समझाता है कि मैजिक के अगेंस्ट फाइट में वही जीत सकता है जिसका मैजिक प्रोफिशिएंसी ज्यादा हो। उसकी पिछली लाइफ में भी उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं थी, लेकिन तब भी वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बना। कैसे? सिर्फ अपने मैजिकल पावर के प्रिसाइज कंट्रोल की वजह से। दैट्स व्हाई उसे लग रहा है कि ये पावर उसकी सोच से भी ज्यादा यूजफुल है, और अगर वो इसे अपनी स्पीड के साथ कंबाइन कर दे तो वो इन बुलीज की तो क्या उस इविल गॉड की भी ले सकता है। लेकिन तभी वो बुली गुस्से में बोलता है कि अब वो एक्स्ट्रा लार्ज वन मैजिक यूज करेगा। ये सुनकर उसके चमचे उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि अगर तूने ऐसा किया तो इंस्ट्रक्टर आ जाएगा और ये काफी डेंजरस हो सकता है, बट वो लौंडा किसी की भी
भी नहीं सुनता और चैंट पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी चैंटिंग पूरी होने से पहले ही सेसुना उसके पास आता है और अपने माना फिस्ट का यूज करके उसे तगड़ा वाला मुक्का ही मार देता है एंड ही नॉकआउट। ये देखकर उसके चमचे और ये लड़की दोनों शॉक हो जाते हैं कि भैया अभी अभी हुआ क्या। और इधर सेसुना खुश हो रहा है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। अगर एनिमी उसकी रेंज में ना भी होना तब भी वो इस मैजिक के साथ उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। एंड इधर इन बुलिस के तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक इतना वीक होने के बाद भी इसमें इतनी पावर कहां से आ गई। तभी सेसुना उसे एकदम कूल वे में बोलता है कि तू कुछ भूल रहा है, अब उसकी भी हालत अपने दोस्त जैसी ना हो जाए। दैट्स व्हाई वो लड़की का ब्रोंच वापस कर देता है और अपने दोस्त को लेकर वहां से चला जाता है। देन सेसुना भी उस लड़की का ब्रोंच उसे वापस दे देता है, जिससे वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है एज ए लेला रोजविल। देन सेसुना भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उससे हाथ मिलाता है। फिर लेला क्यूरियोसिटी में उससे पूछती है कि जब तुम सभी मैजिक पाथ में एफिनिटी के लिए फेमस हो तो तुमने क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्यों चूज किया। अब सेसुना उसको ये तो नहीं बोल सकता ना कि उसे इविल गॉड को हराना है इसलिए उसने ये पाथ चूज किया है। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग कहां पर है। एंड ये सुनते ही लेला को याद आता है कि डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी, हम लेट हो गए। इसलिए वो दोनों भागते हुए अब उसकी तरफ ही जा रहे हैं। देन भागते भागते लेला हमारे हीरो को बोलती है कि मुझे भी माना ब्लेड से स्वॉर्ड बनाना सीखना है, क्या तुम मुझे सिखाओगे क्या। सेसुना उसे समझाता है कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, सब कुछ बस माना के कंट्रोल पर डिपेंड करता है। और ये बोलते ही उसे भी रियलाइज हो जाता है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक का यूज सिचुएशन के हिसाब से कई तरीकों से किया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर वो क्लोज कॉम्बैट मैजिक में मास्टर बन गया तो इविल गॉड के डिस्पेल को भी काउंटर कर पाएगा। तभी हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वो हेडमास्टर के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। पर जैसे ही हेडमास्टर अपने हाथों से ग्लव्स निकालता है हमारा हीरो शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेडमास्टर ने दो अलग अलग मैजिक पाथ चूज कर रखे थे। भाई चूज क्या, मास्टरी कर रखी थी उसने। अब नॉर्मली देखा जाए तो आप बस एक ही पाथ चूज कर सकते हो, फिर हेडमास्टर दो मैजिक पाथ चूज कैसे कर सकता है। सेसुना नोटिस करता है कि उसकी राइट हैंड में समनिंग मैजिक है लेकिन लेफ्ट हैंड में एक ऐसी सील है जो उसने पहली बार देखी है। वो हेडमास्टर से पूछता है कि ये सील कैसी है, पर हेडमास्टर उसे बोलता है कि जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वो उसे आगे कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं तुम्हें इस सेकंड मैजिक का सीक्रेट बताऊंगा। बट इन द एंड उन्होंने सेसुना को वो मैजिक कभी नहीं सिखाया क्योंकि इविल गॉड के आने के बाद हेडमास्टर को असैसिनेट कर दिया गया था। पर अब हमारा लोंडा माँ की कसम खाता है कि वो जरूर इस मैजिक को सीखेगा और डिस्ट्रक्शंस की किस्मत बदल देगा। बट उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जिस स्टेट में वो अभी है ना उस स्टेट में वो हेडमास्टर की रिकॉग्निशन कैसे पाएगा। उसकी पिछली लाइफ में तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था इसलिए हेडमास्टर उससे बात करते थे, लेकिन अब कैसे करेंगे। और इसी के साथ वो दोनों कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां उनका स्वागत एक खड़ूस प्रोफेसर करता है। वो सेसुना को देखकर उसे ताना मारता है कि कितना अच्छा है कि तू एक लड़की के साथ लेट आया है। लेला उसे समझाने की कोशिश भी करती है पर प्रोफेसर बी लाइक आई डोंट केयर अबाउट योर एक्सक्यूज, चाहे तुम्हारी अचीवमेंट कितनी भी अच्छी हो यहाँ तुम बस एक वर्थलेस हो। भाई वो हमारे बंदे के पीछे ही पड़ गया कि तू अब क्लोज कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट में है तो तू ऑलरेडी ट्रश है, तो खुद को 30 मार का मत समझे। अब देखो जब सामने वाला अकड़ में आकर बात कर रहा हो ना तो उसे रिप्लाई भी उसी टोन में देना चाहिए। सेसुना उसके मुंह पर ही बोल देता है कि तू इस मैजिक डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है, तू जो क्लोज कॉम्बैट सिखाता है उसमें तुझे कोई भी प्राइड नहीं है क्या। एंड ये सुनते ही वो खड़ूस प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है और सेसुना की कॉलर पकड़कर बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। पर सेसुना उसे साफ बोल देता है कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक में अभी भी कई सारी अनडिस्कवर्ड पॉसिबिलिटीज है एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये सुनकर वो प्रोफेसर आंख बबूला हो जाता है और सेसुना को बोलता है कि तू जो इतना बकबक कर रहा है ना उसके बजाय तू मुझे कुछ करके दिखाता क्यों नहीं। देन हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट कॉम्बैट मैजिक का यूज करके बड़े से पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं पर कोई भी उसे तोड़ नहीं पा रहा था। तोड़ना तो दूर की बात है वो उस पर एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं कर पा रहे थे। देन वो खड़ूस प्रोफेसर सेसुना को बताता है कि ये पहला टेस्ट है जो तुम्हारी क्लास में रैंक डिसाइड करेगा। असल में क्या है इस ब्लैक स्टील रॉक में एक क्रिस्टल एम्बलम है जिसे जितना जल्दी हो सके एक्सट्रैक्ट करना है और जो फेल होंगे उन्हें पनिश किया जाएगा। देन वो कुछ स्टूडेंट्स को डांटता है जो बेचारे पिछले 1 घंटे से इस स्टील रॉक को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब देखा जाए तो इसमें स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक उस लेवल का मैजिक सीखा ही नहीं जो इस
स्टील रॉक को तोड़ सके। उसके बाद वो प्रोफेसर सेसुना को एक स्टील रॉक दिखाता है और बोलता है कि चल मुझे अब क्लोज कॉम्बैट मैजिक की पॉसिबिलिटीज दिखा, तेरे पास बस 10 मिनट है। एंड ये सुनते ही लैला कंप्लीटली शॉक हो जाती है कि बस 10 मिनट, 10 मिनट में स्टील रॉक को ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन उस कमीने प्रोफेसर को इन सबसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम ऐसे ही आर्ग्यू करते रहोगे तो तुम्हारा ही टाइम खराब होगा। बट वो हमारे लोंडे की पावर नहीं जानता। उसने सेसुना को 10 मिनट दिए थे, पर हमारा लोंडा उसे बोलता है कि 10 मिनट नहीं बल्कि 10 सेकंड में से तोड़ दूंगा। एंड ये सुनकर वो प्रोफेसर तो शॉक होता ही है, लैला भी शॉक हो जाती है कि रेकलेस क्यों बन रहे हो, 10 सेकंड काफी कम होते हैं। यू ऑल नो कि इस कमीने प्रोफेसर को तो बस एक चांस चाहिए सेसुना को नीचे दिखाने का। वो सोचता है कि जब मुझ जैसे को ही ये स्टील रॉक ब्रेक करने में 30 मिनट लगेंगे तो ये 10 सेकंड में कैसे तोड़ देगा। वो उसे बोलता है कि ठीक है तूने 10 सेकंड बोला तो 10 सेकंड ही सही, अब तुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा। लेकिन सेसुना फुल्ली कॉन्फिडेंट है और वैसे भी वो अच्छे से जानता है कि अगर उसे हेडमास्टर की नजरों में आना है तो उसे इस डिपार्टमेंट के पीक पर जाना होगा। देन वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बिना किसी मेहनत के उस स्टील रॉक को तोड़ देता है। ये देखकर उस प्रोफेसर का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे लोंडे ने सच में ऐसा कर दिया। उसके बाद सेसुना उसे रॉक में से निकला क्रिस्टम एम्बलम देता है और बोलता है कि सी इट वाज 10 सेकंड। एंड ये सुनते ही एक बार प्रोफेसर का रिएक्शन देखो कैसे भौचक्का रह गया है। इधर लैला के तो अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा और स्टूडेंट वो तो अभी भी शॉक में है। एक तो ये तक बोल देता है कि हमारा बंदा उस कमीने प्रोफेसर से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कमीना प्रोफेसर तो अब भी मानने को तैयार नहीं है, वो सेसुना को चीटर बोल रहा है कि तूने पक्का कोई ना कोई चीटिंग की है। ये रॉक काफी हार्ड था, कोई भी इसे 10 मिनट में भी नहीं तोड़ सकता था, तूने 10 सेकंड में कैसे तोड़ दिया। लेकिन सेसुना उसके मुंह पर ही बोल देता है कि अगर इस रॉक को तोड़ने में 10 मिनट लगते हैं ना तो तुझ जैसे को प्रोफेसर गिरी छोड़कर स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अब इससे पहले कि हमारा लोंडा उसका मुंह तोड़ दे वहां एक और आदमी आ जाता है जो उस कमीने प्रोफेसर का टकला पकड़ता है और उसे बोलता है कि तू फिर से बच्चों को बुली कर रहा है क्या। और तब हमें पता पड़ता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कॉम्बैट डिपार्टमेंट का हेड प्रोफेसर लियोनेल है। और सही बोलूं तो ये मुझे ब्लैक क्लोवर की यामी की याद दिला रहा है क्योंकि दोनों की वाइफ थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही है। देन लियोनेल उस कमीने प्रोफेसर को बोलता है कि सेसुना ने कोई भी चीटिंग नहीं की है, उसने बस रॉक के अंदर के माना फ्लो को रीड किया और इसके सबसे वीकेस्ट पॉइंट को एम किया और अब जो प्रोफेसर अभी तक सबकी ले रहा था अब उसकी ली जाएगी। लियोनेल उसको बोलता है कि तू इंस्ट्रक्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है जबकि तू इतनी सी बात भी नहीं समझ पाया। देन वो सभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि प्रोफेसर जकारी यानी ये कमीना प्रोफेसर माना गार्ड का डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं और अपनी पावर अनलीश करके उससे एक ऐसा तगड़ा पंच मारता है जिससे वो सीधा जाकर बिल्डिंग के ही भिड़ जाता है। ये देखकर सेसुना समझ जाता है कि जिस लेवल ऑफ पावर से उसने कमीने प्रोफेसर का माना गार्ड ब्रेक किया है ना ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता। देन फिर वो सेसुना को कॉम्प्लीमेंट देता है कि कंपेयर टू लो लेवल कॉम्बैट डिपार्टमेंट तुम्हारी स्किल इतनी बुरी भी नहीं है, वेल जस्ट डू योर बेस्ट। पर सेसुना यहाँ पर अपना बेस्ट देने के लिए नहीं आया बल्कि क्लोज कॉम्बैट की पावर को अपने फायदे के लिए यूज करके टॉप गार्ड तक पहुंचने के लिए आया है। एंड ये सुनते ही लियोनेल बी लाइक दैट्स द स्पिरिट। वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें कभी कोई मैजिक सीखना है ना तो जस्ट से द वर्ड, मैं तुम्हें पक्का सिखाऊंगा। देन वो अगेन सभी को अपना इंट्रोडक्शन फिर से देता है और सभी का कॉम्बैट डिपार्टमेंट में वेलकम करता है। उसके बाद वो अनाउंस करता है कि अब हम एक्सचेंज मैच का रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करने वाले हैं। असल में ये एक बड़ा इवेंट होता है जहां 8 मैजिक डिपार्टमेंट अपनी इज्जत और प्रेस्टीज के लिए कंपीट करते हैं। हर डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होता है और रही बात विनर की तो वो टूर्नामेंट फॉर्मेट में डिसाइड होता है। सेसुना ने भी अपने रिग्रेशन से पहले एक्सचेंज मैच जीता था एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉन्ग रेंज कॉम्बैट डिपार्टमेंट और उसे हेडमास्टर से रिकॉग्निशन भी मिली थी। दैट्स व्हाई वो ये चांस मिस नहीं कर सकता। पर तभी वो प्रोफेसर उसे बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसने ये टेस्ट पास किया है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले कोई था जिसने भी क्रिस्टल निकाला था, वो भी अपनी बस फिर से, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि डार्गो है। वो सेसुना के पास आता है और एक सरकास्टिक टोन में बोलता है कि तुझ जैसा बंदा जो दूसरे मैजिक पाथ में टैलेंटेड है तो क्लोज कॉम्बैट में क्यों आया। सेसुना उसे क्लेमली रिप्लाई करता है कि मुझे क्लोज कॉम्बैट मैजिक के साथ कुछ काम करना बाकी है, दैट्स व्हाई। एंड ये सुनकर डार्गो बी लाइक तो फिर तेरी इस वीक बॉडी का क्या, तो इस वीक बॉडी के साथ कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। देन वो उसे बताता है कि उसकी फैमिली लाइन पीढ़ियों से सिर्फ क्लोज कॉम्बैट मैजिक में ही एक्सेल करती
करती आई है और वो भी 17 साल से अपनी बॉडी को सिर्फ इसी पर्पस के लिए ट्रेन कर रहा है और अपनी ये ट्रेनिंग दिखाने के लिए वो सैसुना के एकदम पास में एक सॉलिड पंच मारता है जिसका प्रेशर इतना तगड़ा होता है कि कई स्टूडेंट तो बेचारे गिर ही जाते हैं। देन वो हमारे हीरो को सीधा चैलेंज कर देता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन चाहिए तो मुझसे फाइट कर। तभी सैसुना को भी याद आ जाता है कि ये डार्गो असल में है कौन। उसकी रिग्रेशन से पहले जो रिप्रेजेंटेटिव मैच हुआ था उसमें क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट में केवल डार्गो ही था जो पॉपुलर था। फिर सैसुना भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। प्रोफेसर भी उसके इस फैसले की तारीफ करता है और पूरे एक वीक के बाद उन दोनों का मैच भी डिक्लेयर कर देता है। उसके बाद डार्गो वहां से चला जाता है और जाते वक्त सैसुना को वार्निंग देता है कि अगर तू एक अच्छा क्लोज कॉम्बैट मैच है तो इस वीक भागने की सोचना भी मत। और इधर सभी स्टूडेंट्स अभी भी शॉक में, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये मैच कौन जीतेगा। उनके अकॉर्डिंग तो सैसुना चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो डार्गो को कभी भी नहीं हरा सकता। ये सुनकर लैला भी सैसुना से कंफर्म करती है कि तुम ये मैच जीत सकते हो ना, लेकिन हमारा बंदा बी बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी जो करंट स्टेज है उसमें वो डार्गो की ट्रेन फिजिक्स के साथ कभी भी कंपीट नहीं कर सकता। बट उसके पास एक सीक्रेट प्लान भी है। देन वो लैला को क्लासरूम से काफी दूर एक जायंट ट्री के पास लेकर जाता है। लैला क्यूरियोसिटी में उससे पूछती है कि हम कहां पर है, ये कौन सी जगह है और ये चीज क्या है। सैसुना उसे बताता है कि ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग स्पॉट है जिसके बारे में केवल उसी को पता है और ये एक ऐसी जगह है जहां वो 3 टाइम स्ट्रॉन्गर बन सकता है। असल में ये एक स्काट ट्री है जो 1000 साल पुराना है और ये जो लाइट है वो इस ट्री की ब्लेसिंग है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनको इस ट्री ने एक्सेप्ट किया हो। इस होली माना एट्रीब्यूट की वजह से सैसुना अपने माना को रिकवर कर पाता है, वो भी अच्छे से। उसने ये जगह अपनी रिग्रेशन से पहले ढूंढी थी और जब तक वो यहाँ पर है ना, उसे अपने माना के खत्म होने की कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ट्री उसको अनलिमिटेड 5G स्पीड में माना जो दे रहा है। अगर शॉर्ट में बोलूं तो वो यहाँ खुद को जितना चाहे उतना ट्रेन कर सकता है, क्योंकि उसका माना कभी खत्म होगा ही नहीं। एंड ये सुनकर लैला भी इंप्रेस हो जाती है और सोचती है कि सैसुना ने मेरी पहले हेल्प की थी, अब मेरी बारी है उसकी हेल्प करने की। देन उसके बाद सीन जाता है क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग रूम पर, जो मुझे जिम ज्यादा लग रही है। वहाँ सभी स्टूडेंट अपनी डेली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लैला कुछ देखकर शॉक हो जाती है। और उसने क्या देखा, ये हमारे डार्गो भैया को। जहाँ साले बाकी स्टूडेंट्स अपनी छोटी मोटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल पर है। और भाई इन सब से भी उसका मन नहीं भरा। वो प्रोफेसर से पूछता है कि क्या वो ब्लैक स्टील रॉक अभी भी यार्ड में है क्या। प्रोफेसर उसे बोलता है कि भाई तू सारे रॉक खुद ही तोड़ देगा क्या, बाकी फिर क्या मक्खी मारेंगे। बट उसका प्लान उन्हें तोड़ने का नहीं है, बल्कि उन्हें उठाकर पुशअप करने का है। लैला को तो अपनी आंखों पर यकीन तक नहीं हो रहा। वो सोच रही है कि अगर ये साला किसी को मुक्का मार दे तो वो तो मर ही जाएगा बेचारा। एंड ये सोच कर ही वो सैसुना के पास भागी भागी जाती है, जो आराम से पेड़ के नीचे बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। वो भी कौन सी बुक, द बुक ऑफ मार्शल आर्ट। तभी लैला वहां पर आ जाती है और उसको बोलती है कि ये रिलैक्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वहां डार्गो 5 स्टील रॉक को अपनी पीठ पर उठाकर पुशअप मारे जा रहा है। भाई इतनी ट्रेनिंग तो गोकू ने भी नहीं की जितनी ये कर रहा है। लेकिन सैसुना उसको अश्योर करता है कि डोंट वरी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ माय प्लान। वो उसे बताता है कि फिजिकल बूस्ट बेसिकली माना से रेनफोर्समेंट और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। यानी अगर लेग बूस्ट करनी है तो बस लेग पर फोकस करो, और अगर हैंड बूस्ट करना है तो बस हैंड पर फोकस करो, और अगर अपनी मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हो तो बस अपने दिमाग पर फोकस करो। और जब एक बार टेक्निक दिमाग में आ जाए तो बस उन्हें प्रैक्टिस में उतारना ही होता है। देन सैसुना लैला को कॉम्बैट मैजिक की कुछ बेसिक टेक्निक सिखाता है अपनी स्वॉर्ड को स्वाइप करके, जिससे लैला हैरानी हो जाती है और उसकी तारीफ भी करती है। बट सैसुना के लिए ये काफी नहीं था, उसे अभी भी और चीजें सीखनी है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी सेंसेशन होती है जिस वजह से वो नीचे ही गिर जाता है। यहाँ तक कि उसके हाथ पर एक टेरिबल वुंड भी आ जाता है। पर तभी ट्री की ग्रीन लाइट उसे हील करने लगती है। असल में वो बस अपनी मसल को फिजिकल बूस्ट के साथ लिमिट तक पुश कर रहा था, जिस वजह से ऐसा हुआ। और अब उसका बस एक ही टारगेट है, अपनी हीलिंग बूस्ट पर फोकस करना, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को शॉर्ट टाइम में भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। लेकिन लैला उसको बोलती है कि इस तरह खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है, कोई और तरीका तो होगा ना। सैसुना उसे रिप्लाई देता है कि नॉर्मल ट्रेनिंग मेथड से वो डार्गो को कैचअप नहीं कर सकता, क्योंकि डार्गो ने उससे ज्यादा ट्रेनिंग जो की है वो डिटरमाइंड है कि बचे हुए कुछ दिनों में वो ये डिस्ट्रॉय और रिकंस्ट्रक्ट
मेथड 1000 बार रिपीट करेगा ताकि वो डार्गो को कैचअप कर पाए। एंड ये सुनकर लैला शॉक हो जाती है और पूछती है कि एक ट्रेनिंग सर्कल ही काफी पेनफुल होता है, तुम उसे 1000 बार कैसे करोगे? पर सैसुना उसे बताता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, और परफेक्ट बनना ही क्यों है। और जब वो खुद से ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है उसे अपने बचपन का वो टाइम याद आता है जब वो एक ऑर्फनेज में रहता था और ठीक से मैजिक भी यूज नहीं कर पाता था। वो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता, यहाँ तक कि कई बार फेल होने के बाद भी उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। हाँ, मानते हैं कि उसकी ग्रोथ स्लो थी, लेकिन वो हर दिन बेटर बनता जा रहा था। उसके बाद वो दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वो भी एकदम हार्ड वाली। सैसुना भी अब डार्गो की तरह अपनी बैक पर रोक उठाकर पुशअप कर रहा है। लैला भी ये देखकर उसकी तारीफ कर रही है कि वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है। एंड फाइनली डुअल का दिन आ जाता है। डार्गो हमारे बंदे को कमेंट करता है कि अच्छा हुआ वो भागा नहीं, पर हमारा लोंडा बी लाइक मैं क्यों भागूंगा भला, मैं तो कॉम्बैट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। देन प्रोफेसर जैसे उन्हें रेडी होने को बोलता है, हमारा हीरो सीधा डार्गो पर रश कर देता है और अपने लेफ्ट हुक की देकर मारता है। डार्गो से अपने हाथ से ब्लॉक तो कर देता है, पर इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि वो पीछे चला जाता है। ये देखकर हमारा हीरो समझ जाता है कि उसने माना गार्ड का यूज करके अटैक को ब्लॉक किया है और अब डार्गो सैसुना पर रश करता है और उसे इतना तगड़ा वाला पंच मारता है जिसका इम्पैक्ट ऑडियंस तक होता है। लैला के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही स्मोक क्लियर होता है सब शॉक रह जाता है। हमारे हीरो ने वो पंच इजीली डॉज कर लिया। स्टूडेंट के तो सब सर के ऊपर से जा रहा है, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। सैसुना क्लेमली डार्गो को कहता है कि अगर वो पंच क्लीन लगता तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाता। ये सुनकर डार्गो भैया थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारे हीरो पर मुक्के बरसाना शुरू कर देते हैं, पर सैसुना बी लाइक उन्हें कभी डॉज करता तो कभी ब्लॉक करता, जिससे डार्गो भैया और गुस्सा हो जाते हैं कि तू क्या बस ऐसे डिफेंड करता रह गया क्या। वो हमारे हीरो को टोंट मारता है कि तेरी बॉडी अभी भी वीक है और मुझे दिख रहा है कि तेरी लिमिट अब आ चुकी है। इधर लैला को भी लगता है कि चाहे उसने कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना की हो, वो डार्गो को कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर लियोनल भी उनकी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा था और वो अच्छे से जानता है कि देखने पर लगेगा कि जैसे सैसुना को पुश बैक किया जा रहा हो, लेकिन अपना माना कंट्रोल करके वो परफेक्टली हर एक अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था और ये बात डार्गो भी अच्छे से जानता है, इसलिए वो सैसुना पर कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहे हैं। वो सैसुना को बोलता है कि अलाइट हमेशा क्लोज कॉम्बैट को नीचा समझते रहे हैं, जिस वजह से मुझे और मेरी फैमिली को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी है, लेकिन अब मैं अपने हाथों से ये किस्मत बदल दूंगा। और ये बोलते ही वो अपनी मैजिक सोर्ड निकाल लेता है। ये देखकर हमारा हीरो भी अपनी मैजिक सोर्ड निकाल लेता है और फिर दोनों ही एक दूसरे पर रश कर देते हैं। एंड हमारा लोंडा फिर से अपने वही डिफेंस मोड में सभी अटैक को डॉज करता रहता है, जस्ट लाइक ए मंकी, क्योंकि कभी वो नीचे होता तो कभी ऊपर। पर ये देखकर डार्गो भैया गुस्सा हो जाता है कि साले को अब मैं ऊपर पहुंचा कर रहूंगा। वो एक जंप मारकर हमारे हीरो पर अटैक करता है, लेकिन वो इसे इजिली डॉज कर देता है। बट अगर ये हमारे लोंडे को लगती, आई बेट उसकी कहानी यही खत्म हो जाती, क्योंकि इम्पैक्ट देखो एक बार, स्टेडियम में क्रैक ला दिया है बंदे ने। और तुम्हें क्या लगा वो बस यहीं रुक जाएगा? अजी घंटा अगले ही मोमेंट वो सैसुना पर फिर से रश कर देता है, लेकिन हमारा बंदा इसे भी इजिली डॉज कर देता है। और तब सैसुना को रियलाइज होता है कि असल में डार्गो क्या कह रहा था पहले, क्योंकि जब उसने भी ये पाथ चूज किया था तब सारे लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे कि इसका करियर तो खत्म समझो, लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि उसका और डार्गो का एम इससे भी कहीं बड़ा है, मतलब रेस्पेक्ट पाने से भी ज्यादा। एंड उसी मोमेंट पर वो एक प्रीशियस स्ट्राइक से डार्गो की सोर्ड गार्ड भी तोड़ देता है। डार्गो को तो समझ में नहीं आया कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या, लेकिन वो इतनी इजिली हार नहीं मानने वाला। बंदा सैसुना पर काउंटर अटैक ही कर देता है, लेकिन इस बार हमारा हीरो उस अटैक को तो डॉज करता ही है, साथ ही फिजिकल बूस्ट एक्सेलरेशंस का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ाता है और डार्गो के पीछे आकर उस पर चार्ज कर देता है। डार्गो उस अटैक को ब्लॉक तो कर देता है, लेकिन उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और इस बात से लैला भी अग्री करती है। प्रोफेसर लियोनेल को भी लगता है कि डार्गो का ऑफेंस और डिफेंस आउटस्टैंडिंग तो है, पर सैसुना का माना कंट्रोल और फिजिकल ग्रोथ कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो एक्साइटेड है कि ये मैच कौन जीतेगा। और इधर हमारा बंदा डार्गो के हार्ड डिफेंस को तोड़ने के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। एंड जैसे ही वो अटैक करने के लिए रश करता है, डार्गो एक और शॉट कंजर करता है और सैसुना की तरफ रेंज में स्लैश कर देता है, पर हमारा हीरो उसे भी इजिली डॉज कर देता है। ये देखकर डार्गो भैया कुछ
ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और सैसुना पर नॉन स्टॉप स्ट्राइक करके उसे स्टेडियम की एज तक ले आते हैं। वो अब फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि सैसुना चाहे जो भी कर ले वो यहाँ से सीधा नीचे ही जाएगा। एंड देन वो अपना पूरा माना अपने फिस्ट पर लगाता है और हमारे हीरो पर जैसी अटैक करने के लिए जाता है ना, सैसुना अपनी एक आफ्टर इमेज क्रिएट करके उसके ठीक पीछे आ जाता है। डार्गो को जब तक कुछ समझ में आता सैसुना उस पर अपनी फाइनल स्ट्राइक कर देता है एंड डार्गो भैया सीधा नॉकआउट। लैला और बाकी स्टूडेंट तो ये देखकर शौक नहीं भौचक्का रह जाते हैं। प्रोफेसर लियोनेल भी ये देखकर हैरान था, पर वो समझ जाता है कि सैसुना ने तेज असर का फायदा उठाकर काउंटर अटैक किया। वो दोनों की तारीफ करता है और हमारे हीरो को एज ए विनर डिक्लेयर करता है। ये देखकर लैला सैसुना के लिए चीयर करती है, पर कई स्टूडेंट तो अभी भी शौक में ही होते हैं। उसके बाद डार्गो कैसे ना कैसे करके उठने की कोशिश करता है और समझ जाता है कि हमारे हीरो ने जानबूझकर अपना फाइनल अटैक हल्का रखा ताकि वो मर ना जाए, वरना उसकी फील्डिंग तो सेट थी। देन सैसुना जैसे उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, डार्गो उससे पूछता है कि तू आखिरकार लड़ किसके लिए रहा है। सैसुना उसे बोलता है कि मैं लड़ रहा हूँ ताकि किसी के सामने कभी हार ना मानूं और मैं और भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। एंड ये सुनकर डार्गो को भी रियलाइज हो जाता है कि हमारा बंदा स्ट्रॉन्ग तो है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। और इधर सैसुना भी समझ जाता है कि इतनी पावर के साथ डार्गो इविल गॉड के अगेंस्ट काफी हेल्पफुल हो सकता है। तभी लियोनेल भी वहां आ जाता है और हमारे हीरो की तारीफ करता है कि क्लोज कॉम्बैट में डार्गो को हराना काफी बड़ी बात है। फिर वो सैसुना का हाथ उठाकर अनाउंस करता है कि अब से वो क्लोज कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड उसके कुछ दिनों बाद प्रोफेसर लियोनेल सैसुना को एक रूम में ले जाता है जहां दूसरे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। उनमें से एक हमारे बंदे को देखकर उसे टीज करता है कि लूज कॉम्बैट डिपार्टमेंट भी इस साल पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। लग रहा है कि वो खुद की उड़वाने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं और ये और कोई नहीं बल्कि एन्चेंटमेंट मैजिक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है और साथ ही ये फर्स्ट राउंड में सैसुना का ओपोनेंट भी है। वो हमारे बंदे को टीज करता है कि क्या ये सच नहीं है कि पिछले 100 सालों में क्लोज कॉम्बैट कभी भी नहीं जीता। तुम लोग यूजलेस होने के साथ बेकार भी हो, बस स्कूल के कोने में बैठकर मसल ट्रेनिंग करते रहते हो जब तक मर नहीं जाते। अब उससे पहले कि वो आगे और बकबक करता, हमारा बंदा उसका पैर ही तोड़ देता है। मतलब तोड़ा नहीं, बस उसके पैर पर पैर रख दिया और क्लेमली बोलता है लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट का ग्रीटिंग स्टाइल अलग ही है, तुम क्या सबको ऐसे ही वेलकम करते हो क्या। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है, पर हमारा बंदा उसे सीधा बोल देता है कि मुझे पिछले 100 सालों की हिस्ट्री से घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस साल चैंपियन मैं ही बनूंगा। एंड ये सुनकर वो सैसुना को नॉनसेंस बोलता है, पर तभी हेडमास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को इतना फायर अप देखकर बोलते हैं कि पैशनेट होना अच्छी बात है, पर तुम दोनों को मैच होने का वेट करना चाहिए ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन टॉप पर जाएगा। उसके बाद हेडमास्टर को रेस्पेक्ट देने के लिए सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। तभी एक पिंक हेयर लड़की हेडमास्टर को ग्रीट करती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, इंटर स्कूल एक्सचेंज मैच में मैं अपनी असली ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। सैसुना उसके फ्रेंडलीनेस नेचर को देखकर समझ जाता है कि ये तो समनिंग डिपार्टमेंट की कैरल है, ये वही फॉर्मिडेबल अपोनेंट है जिसके साथ उसने रिग्रेशन से पहले एक्शन मैच में फाइट की थी। तब तो वो जीत गया था, लेकिन इस बार उसे और ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। देन हेडमास्टर उन सबको रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए बधाई देता है। वो खुश है कि आज 8 ग्रेट टैलेंटेड एक जगह इकट्ठा हुए हैं। फिर वो बताता है कि इंटर स्कूल एक्सचेंज मैच एक 1-on-1 टूर्नामेंट फॉर्मेट में होगा और सभी अपोनेंट्स रैंडमली डिसाइड किए जाएंगे। पहला मैच होगा क्लोज कॉम्बैट मैजिक और एन्चेंटमेंट मैजिक के रिप्रेजेंटेटिव के बीच, दूसरा मैच होगा हीलिंग मैजिक और लॉन्ग रेंज मैजिक के बीच में, तीसरा होगा फॉर्मेशन और समनिंग मैजिक का, और लास्ट मैच होगा इर्रेगुलर मैजिक वर्सेस अल्केमिकल मैजिक के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। वो हेडमास्टर ये भी मेंशन करता है कि ये एक्सचेंज मैच एक तरह से प्रैक्टिकल लेसन है जो तुम सबको डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैजिक को सीखने में हेल्प करेगा। एंड ये मैच 10 दिनों के बाद होगा, तब तक सभी रिप्रेजेंटेटिव नया मैजिक सीख सकते हैं और प्रॉपर रेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट उसके सामने बो करते हैं और वो वहां से चला जाता है। इस मूवमेंट पर सैसुना सोचता है कि शायद यही एक चांस है जहां वो हेडमास्टर से बात कर सकता है। देन वो हेडमास्टर के पीछे पीछे जाता है और उन्हें बुलाता है। उसे देखकर हेडमास्टर समझ जाता है कि ये तो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, इससे मुझसे क्या काम है। देन सैसुना खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि इफ आई विन कैन यू प्लीज टीच मी अबाउट योर मैजिक। हेडमास्टर पहले थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि तुम तो क्लोज कॉम्बैट मैजिक में स्पेशलाइज हो, मेरा
समनिंग मैजिक तुम्हारे क्या काम आएगा। लेकिन सैसुना उसे क्लियरिफाई कर देता है कि वो उनके सेकंड मैजिक की बात कर रहा है, उसे वो सीखना है। एंड ये सुनते ही हेडमास्टर के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो गुस्से में पूछता है कि ये बात तुम्हें कहां से पता पड़ी। हमारा बंदा तो उसका माना पावर देखकर डरी जाता है कि कितना ओवरवेल्म है, पर साथ ही वो ये बात भी अच्छे से जानता है कि सेकंड मैजिक ही इविल गॉड के अगेंस्ट उसकी लास्ट होप है। अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो हेडमास्टर को बोलता है कि आपको मैं रीजन नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 100 साल बाद क्लोज कॉम्बैट की जीत पूरी दुनिया की सोच बदल देगी। क्या आपको कम से कम इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एंड फाइनली हेडमास्टर समझ जाता है कि हमारे बंदे का कोई गलत मोटिव नहीं है। दैट्स व्हाई वो उसे बोलता है कि अगर वो जीत गया तो वो उसे सेकंड मैजिक सिखाएगा। ये सुनकर हमारा बंदा उन्हें थैंक यू बोलता है, पर हेडमास्टर उसे वार्न भी करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी इजी पाथ होने वाला है। लेकिन सैसुना डिटर्मिनेशन के साथ रिप्लाई देता है कि वो ये टूर्नामेंट जीतकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगा। एंड ये सुनकर हेडमास्टर उसकी स्पिरिट को अप्रिशिएट करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वो शाम को बाहर बैठा होता है और कुछ डिलीशियस खा रहा होता है। वो सोचता है कि इवेंट के लिए बस 10 दिन बचे हैं और जो प्रिपरेशन वो कर सकता है उसे अभी से स्टार्ट करनी होगी। लेकिन तभी एक जायंट रॉक फिस्ट उसकी तरफ आता है। सैसुना उसे जैसे ही ब्लॉक करता है वो देखता है कि ये तो एक जायंट गोलम है और ये किसी और का नहीं बल्कि नोवल का काम है। वही कमीना बंदा जो रिप्रेजेंटेटिव रूम में हमारे बंदे की इंसल्ट कर रहा था। सैसुना भी ये देखकर समझ जाता है कि ये इसी का काम है, क्योंकि वही है जो एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करके पत्थरों में जान डाल सकता है। वो उससे पूछता है कि ये किस तरह का बिहेवियर है तेरा। नोवल बोलता है कि ये पिछली बार का कंटिन्यूएशन है, जो पहले मैंने शुरू किया था उसे मैं अब खत्म करूंगा। मुझे तुझ जैसे के लिए एक्सचेंज मैच का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो कई सारे मल्टीपल गोलम समन करता है और बोलता है कि उसे उसकी इंसल्ट का प्राइस चुकाना होगा। सैत्सुना उसे क्लेमली बोलता है कि ये तुम्हारे खुद के एक्शन का नतीजा है, तू ही था जो वहाँ पर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। तभी नोवल जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ आते हुए देखता है वो रुक जाता है और कोई रिपोर्ट ना कर दे इस डर से वहाँ से निकल लेता है। उससे ज्यादा देख सैत्सुना सोचता है कि इतने अमाउंट में मैटर्स को माना प्रोवाइड करना और उन्हें कंट्रोल करना ये दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है। उसके बाद अगले दिन लियोनेल सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करता है और बोलता है कि आज का टॉपिक एक्सचेंज मैच की प्रिपरेशन करना है। कैसे कल जो डार्गो और हमारे बंदे की फाइट हुई थी उसको एनालाइज करके। उन दोनों से पूछता है कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ईच ऑफ यू लैक। डार्गो पहले बोलता है कि उसने माना और इमोशन पर कंट्रोल खो दिया था। सैसुना बोलता है कि मेरे पास बेसिक पावर ही नहीं थी और मैं सिर्फ सीर स्ट्रेंथ में डार्गो के सामने हार रहा था। लियोनेल ये सुनकर उनकी होनेस्टी को अप्रिशिएट करता है और बोलता है कि खुद की वीकनेस को जानना ही ग्रोथ का पहला स्टेप होता है और उन्हें इंकरेज करता है कि चलो आज के मैच से ही तुरंत इंप्रूवमेंट शुरू करते हैं। तभी लैला उससे पूछती है कि क्या ये मैच इंटर स्कूल कॉन्टेस्ट की ट्रेनिंग के लिए भी काम करेगा। ये सुनकर लियोनेल उसे बोलता है कि सैसुना का पहला मैच एन्चेंटमेंट मैजिक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होगा और सैसुना के हिसाब से नोवल की एबिलिटी लार्ज नंबर ऑफ गोलम कंट्रोल करना है और क्योंकि गोलम फिजिकल फॉर्म में होता है उनसे लड़ना क्लोज कॉम्बैट मैच से अलग नहीं होगा। दैट्स व्हाई वो उन दोनों को एक टास्क देता है कि डार्गो को तो अपनी स्पीड पर फोकस करना होगा और मल्टीपल गोलम की तरह सैसुना पर हर एक एंगल से अटैक करना होगा और सैसुना को डार्गो के सभी अटैक को डिफ्लेक्ट करके काउंटर करना होगा। ये सुनकर डार्गो तैयार भी हो जाता है और हमारे लोंडे को बोलता है कि ये पहले जैसा नहीं होने वाला और उस पर रश कर देता है। वो उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन सैसुना उसे इजिली डॉज कर देता है, पर तभी उसके समझने से पहले ही डार्गो उसे एक और पंच मार देता है। सैसुना रियलाइज करता है कि उसकी रिएक्शन स्पीड काफी स्लो है। लियोनेल डार्गो की तारीफ करता है कि उसने स्पीड और पावर को अच्छे से बैलेंस किया। साथ ही वो सैसुना की डिफेंस को भी प्रिसाइज करता है और उसे फुटवर्क का यूज करके काउंटर करने को बोलता है और हमारा बंदा कुछ ऐसा ही करके ड्रैगो को एक पंच मारने की कोशिश करता है। फिर उसके थोड़ी देर बाद दोनों ही थककर जमीन पर पड़े होते हैं। लियोनेल उन दोनों की तारीफ करता है कि तुम्हारे मूव वाकई में अच्छे थे और कुछ ही दिनों में तुम दोनों ही 4 से 5 गोलम को इजीली हैंडल कर पाओगे। सैसुना पानी की बोतल लेता है और उसे बोलता है कि चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग करा लो मैं अपने गार्ड कभी भी डाउन नहीं करूंगा। तभी लियोनेल भी नोटिस करता है कि वो एक ही कमांड से सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है। वो मानता है कि ड्रैगो क्लोज कॉम्बैट मैजिक के बेसिक तो जानता है पर सैसुना की इंस्टिंक्ट कुछ ज्यादा ही शार्प है। एंड फाइनली कॉन्टेस्ट का दिन आ जाता है। होस्ट अनाउंस करता है कि ये है 781 एल्मेरिज मैजिक एकेडमी एक्सचेंज मैच, जहां
जहां हर डिपार्टमेंट के 8 रिप्रेजेंटेटिव अपना बेस्ट देंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल क्लेम करने के लिए। और बताओ साला यहाँ पर भी बैटिंग चल रही है, वो भी खुल्लम खुल्ला। एक स्टूडेंट सबसे पूछ रहा है कि वो किस पर बैट लगाएंगे, एंड यू ऑल नो कि अधिकतर लोगों ने नोबल पर बैट लगाई है क्योंकि वो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट को सबसे वीक जो समझते हैं। पर 3 लोगों ने सैसुना पर बैट लगाई है, जो और कोई नहीं बल्कि ये बुलिस है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा बंदा किस लेवल पर है। तभी वहां पर लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट का एक्टर भी आ जाता है, और जो ये मैच जीतेगा ना वो इसी से लड़ने वाला है। तभी हमें होस्ट से पता पड़ता है कि एक्सचेंज मैच का जो स्टेज होता है ना वो रैंडमली चेंज होता है, और इस बार स्टेज डेजर्ट का है, जिससे देखकर नोबल कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। लाइक उसे एडवांटेज जो मिलेगा। उसके डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स भी उसे सपोर्ट कर रहे थे कि क्लोज कॉम्बैट को हराना तो उसके बाएं हाथ का खेल होगा। और ये सुनकर लैला गुस्सा हो जाती है कि किसको अंडरडॉग बोल रहे हो तुम। देन उसके बाद फर्स्ट मैच शुरू हो जाता है। नोबल सैसुना को एक स्टोन दिखाता है और पूछता है तुम्हें पता है ये क्या है। सैसुना बोलता है कि ये तो एक ब्लैक स्टील रॉक है। तो क्या? देन नोबल उसे बताता है कि ये एक फ्रेगमेंट है जो सैंड के साथ मिलकर गोलम बनाता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं उसे दिखाता भी है। अब ये ब्लैक स्टील रॉक के बने हैं तो इन्हें ब्रेक करना भी मुश्किल होगा, ऐसा उसे लगता है। बट ही डज नॉट नो दैट कि सैसुना के लिए ये एक्चुअली बाएं हाथ का खेल है। वो मल्टीपल गोलम समन करता है और हमारे बंदे को टीज करता है। यू ओनली हैव 1 in 1000 चांस ऑफ विनिंग, जस्ट लाइक आयरन मैन। बंदा पूरा कॉन्फिडेंट है कि सैसुना उसके पास भी नहीं आ सकता। उसके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि रिजल्ट फाइट शुरू होने से पहले डिसाइड हो चुका है, अच्छा होगा कि क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट सरेंडर कर दे। पर हमारे हीरो को इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो नोबल को बोलता है कि ये सब कितना बोरिंग है वे, मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तेरा ट्रम्प कार्ड होगा। एंड ये सुनकर नोबल गुस्सा हो जाता है और अपने सारे गोलम को उस पर अटैक करने के लिए भेज देता है। अब ग्राउंड क्या है, पूरा डेजर्ट का है, उस वजह से पूरा स्टेज धूल से कवर हो जाता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। नोबल को लगता है कि सैसुना तो गयो, पर वो तो एकदम बड़े आराम से अपनी सोर्ड गार्ड से उन सभी को काट रहा था, क्योंकि उसने ऑलरेडी ब्लैक स्टील रॉक में मास्टरी कर रखी है। ये सब देखकर नोबल के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि मेरे गोलम इतने टफ होने के बाद भी वो उनको इजिली कैसे ब्रेक कर रहा है, और गुस्से में आकर और गोलम समन करता है, लेकिन हमारा बंदा उन्हें भी इजिली स्लाइस कर देता है। अब इससे पहले कि नोबल और गोलम समन करता, हमारा बंदा उसके पास आता है और उसके मुंह पर तगड़ा पंच देकर मारता है, एंड ही नॉकआउट। उसके बाद जैसे ही धुआं क्लियर होता है, होस्ट अनाउंस करता है कि द विनर इज सैसुना। एंड ये सुनकर ऑडियंस स्टन। लैला भी उसके लिए काफी खुश होती है, बट नोबल के डिपार्टमेंट वालों के तो होश ही उड़े हुए हैं। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा कि क्लोज कॉम्बैट जीत गया, जो कई सालों से हारता आ रहा था। उनमें से कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नोबल ने इतने ज्यादा गोलम समन कर दिए कि वो अपनी आउटकम को सस्टेन नहीं कर पाया, यानी इन शॉर्ट वो सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। इधर लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और उसका रिप्रेजेंटेटिव भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं, और जस्ट लाइक नोबल ये बंदा भी खुद को बड़ा 30 मार का समझ रहा है। उसके बाद दूसरा मैच शुरू होता है, समनिंग मैजिक वर्सेस फॉर्मेशन मैजिक का। होस्ट भी उनके पूरे मैच की कमेंट्री कर रहा होता है कि समनिंग मैजिक रिप्रेजेंटेटिव कैरल क्लियरली अपर हैंड में है, और फॉर्मेशन मैजिक रैप बस डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहा है। सैसुना भी ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाला हार तो रहा है, पर उसकी मूवमेंट काफी इंप्रेसिव है, मुझे भी ये यूज करनी चाहिए। लैला भी इस बात से अग्री करती है कि अदर मैजिक पाथ के मूव काफी इंप्रेसिव है, पर उसे क्लोज कॉम्बैट मैजिक में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सुनकर सैसुना क्यूरियस हो जाता है और उसे पूछता है कि तुमने क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्यों चूज किया, तुम और भी मैजिक पाथ चूज कर सकती थी। तब लैला अपनी चाइल्डहुड स्टोरी शेयर करती है कि एक दिन जब वो अपने छोटे भाई के साथ फॉरेस्ट में खेल रही थी, एक बड़े से भालू ने उन पर अटैक कर दिया था। उस वक्त एक क्लोज कॉम्बैट मेज ने उन्हें बचाया, और लैला को ये काफी कूल और स्ट्रॉन्ग लगा। दैट्स व्हाई उसने डिसाइड कर लिया कि एक दिन वो भी उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनेगी और औरों को बचाएगी। ये बोलते वक्त वो थोड़ा शाय फील करती है क्योंकि ये चाइल्डिश साउंड जो करता है, पर सैसुना उसे रियश्योर करता है कि बिल्कुल नहीं, जब तक इंसान के पास गोल होता है वो इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और ये सुनते ही लैला ब्लश कर जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। तभी सैसुना का ओल्ड फ्रेंड लियो भी वहां पर आ जाता है, जिससे देखकर सैसुना अपने मन में सोचता है कि ये है लियो फेयर, लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैच। वो हमारे हीरो की तारीफ करता है कि मैंने तेरा फर्स्ट मैच देखा था, तो कॉम्बैट मैजिक डिपार्टमेंट से होने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग है बे।
देन फिर वो कैजुअली पूछता है कि ये जो लड़की तेरे साइड में है तेरी वो है क्या। हमारे लौंडे को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लैला सब कुछ समझ जाती है और बोलती है कि तू जो सोच रहा है वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बस सैसुना की फ्रेंड हूँ। और उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर वो वहाँ से निकल लेती है। देन सैसुना लियो से पूछता है कि तुम लॉन्ग रेंज डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं हो, तुम तो एक्टर को इजिली हरा सकते हो। लियो थोड़ा हेजिटेट होकर रिप्लाई देता है कि ये एक एक्सक्यूज की तरह साउंड कर सकता है, लेकिन तुम्हें भी उसके डर्टी मूव से केयरफुल रहना होगा। उसने मुझे फूल बनाया और मेरी पोजीशन छीन ली। ये सुनकर हमारा बंदा समझ जाता है कि वो उस टाइप के लोगों में से है जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। दैट्स व्हाई उसे थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद हम एक्टर को देखते हैं जो एक बॉक्स के अंदर फ्लावर को देखकर एक बड़ी क्रीपी सी स्माइल कर रहा होता है। आई थिंक मैच से पहले ये कुछ ना कुछ तो पक्का करने वाला है। देन उसके कुछ टाइम बाद होस्ट सेकंड राउंड का फर्स्ट मैच अनाउंस कर देता है जो लॉन्ग रेंज वर्सेस क्लोज कॉम्बैट के बीच होने वाला है। और रही बात स्टेज की, तो वो ऐसी बनाई गई थी जहां गिरते ही अपोनेंट्स को सिर्फ हार नहीं बल्कि एक पनिशिंग स्कोरिंग सिस्टम का भी सामना करना होगा। यानी देखा जाए तो एक्टर के लिए ये स्टेज किसी एडवांटेज से कम नहीं है, क्योंकि वो तो दूर से हमारे बंदे पर अटैक कर सकता है। और इस बात से डार्गो और लायन भी अग्री करते हैं। इधर दूसरी साइड एक्टर भी अपने प्रोफेसर के साथ स्टेज को देख रहा होता है। तभी हमें पता पड़ता है कि ये जो स्टेज चूज की गई है ना, वो सब इनका ही प्लान है, क्योंकि इस प्रोफेसर को हमारे बंदे से अपनी खुन्नस जो निकालनी है। पर तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 मिनट पहले का, जहां सैसुना वेटिंग रूम में बैठा हुआ होता है और लेला को वॉर्न करता है कि उस बेस को मत छूना। ये एक कॉन्टेक्ट ट्रिगर मैजिक टूल है जो तुम्हारे माना को कंप्लीटली सक कर लेगा। एंड ये सुनते ही लेला गुस्सा हो जाती है कि ऐसी चीज यहाँ पर किसने रखी। सैसुना उसे एक्सप्लेन करता है कि ये मुझे इनकैपेसिटेट करने के लिए था, ये मेरी लाइफ का 7th अटेम्प्ट है। लेकिन वो उसे अश्योर करता है कि टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ हैंडल कर लिया गया है। मुझे अच्छे से पता है कि ये एक्टर का काम है, वो काफी कलिंग है, उसने एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा। पर तभी गेट पर नॉक होता है। वो जैसे देखने के लिए जाता है, वो देखते हैं कि 3 बच्चे एक फ्लावर बुके लेकर आए। वो बोलते हैं कि एक आदमी ने ये बड़े भैया को देने को कहा था। ये सुनकर लैला को लगता है कि शायद वो सैसुना का कोई फैन होगा और उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद देने के लिए क्यों नहीं आया। लड़की बोलती है कि वो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था और तभी उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं। सैसुना जैसे उसकी गर्दन पर कुछ अजीब से मार्क देखता है, वो समझ जाता है कि ये तो वही स्पॉट है जो उसने बैटलफील्ड में कई बार देखे थे। दैट्स व्हाई वो इमीडिएटली उस बुके को दूर फेंक देता है। ये देखकर लैला उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सैसुना एक्सप्लेन करता है कि ये पॉइजनस ग्रास है जिसे वेनियम कहा जाता है। तभी वो तीनों बच्चे इससे अफेक्टेड होकर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर हमारा बंदा बोलता है कि अगर हमने इनको जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो इनका बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लैला भी पूछती है कि क्या इनकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है क्या। सैसुना उसे अश्योर करता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस इनसे थोड़ा दूर रहो वरना पॉइजन तुम्हें भी अफेक्ट कर सकता है। पर लैला बोलती है कि वो ठीक है और अपना ब्रॉन्च निकाल कर कहती है कि बच्चों को मुझ पर छोड़ दो। वो बताती है कि ये एक आर्टिफैक्ट है जो माना को स्टोर करता है। उसकी माँ ने इसके अंदर हीलिंग मैजिक स्टोर किया था ताकि इमरजेंसी में उसके काम आ जाए। एंड देन वो जैसे ही इसे एक्टिवेट करती है, बच्चों पर जो स्पॉट होते हैं ना, वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं। सैसुना भी ये सब देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है और उसके लिए ग्रेट फील करके बोलता है कि ये पॉइजनस ग्रास अब मुझ पर छोड़ दो और उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। वो अच्छे से जानता है कि वेनियम सबसे ज्यादा पॉइजन तब रिलीज करता है जब ये ब्लूम होता है, पर अगर वो इसे क्राउड वाली जगह पर डिस्ट्रॉय करता है तो सब खतरे में आ सकते हैं। वो पॉइजन धीरे धीरे उसे भी अफेक्ट कर रहा था, पर तभी वो भागते हुए वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच जाता है और बुके को ऊपर फेंक कर उसे इमीडिएटली स्लैश कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर पॉइजन उसको और इफेक्ट करता तो ये वर्ल्ड ट्री उसको तुरंत हील कर देता। पर इधर अरीना में लोग हमारे हीरो के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया। होस्ट भी अनाउंस करता है कि अगर सैसुना टाइम पर नहीं आया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और एक्टर जीत जाएगा। होस्ट एक्टर को विनर अनाउंस करने ही वाला था, लेकिन तभी हमारा बंदा वहां पर आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, फाइट मी एक्टर। ये देखकर एक्टर भैया कंप्लीटली स्टन रह जाते हैं और एकदम क्रीपी स्माइल के साथ बोलते हैं कि तेरी कंडीशन देखकर लग रहा है कि मैंने जो तेरे लिए गिफ्ट भिजवाया था वो तूने एक्सेप्ट कर लिया दिखे। ये सुनकर हमारा बंदा उसे गुस्से में बोलता है कि क्या ये तेरे काम करने का तरीका है क्या। वो बच्चे कुछ जानते भी नहीं थे, वो भी एक डेडली पॉइजन से अफेक्टेड
इन्फेक्टेड हो चुके हैं और मरने की कगार पर खड़े हैं, लेकिन ये कमीना बंदा तब भी माफी नहीं मांगता। इनोसेंट होने का नाटक कर रहा है कि कौन सा पॉइजन, किसकी बात कर रहा है तू। और पता है क्या बोलता है कि उन ब्रैड्स को खुश होना चाहिए कि वो अलीट के कुछ तो काम आए। भाई कितनी घटिया सोच है इसकी। ये सुनकर हमारा बंदा लिटरली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि तेरी हिम्मत कैसी भी ये बोलने की। फिर जैसे ही होस्ट मैच स्टार्ट करने का सिग्नल देता है, ये कमीना एक्टर सैसुना पर अपने स्ट्रॉन्ग बुलेट से अटैक कर देता है, लेकिन सैसुना उसके हर एक अटैक को जंप करके इजिली डॉज कर देता है। तभी साइड लाइन में बैठा डार्गो भी नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सैसुना का माना टोटली अनरिफाइन है। दरअसल क्या है, वल्ट्री ने उसकी बॉडी से पॉइजन ज्यादा हद तक निकाल दिया था, पर थोड़ा पॉइजन अभी भी उसके सेल में सर्कुलेट कर रहा था, जिस वजह से सैसुना अपने फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब भी वो कैसे न कैसे करके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। लॉन्ग रेंज वाले हमारे बंदे का मजाक उड़ा रहे कि क्लोज कॉम्बैट वाले क्या हमेशा भागते ही रहेंगे क्या। वो पूरे श्योर है कि सैसुना लॉन्ग रेंज से कभी भी नहीं जीत सकता। तभी एक्टर उस पर एक हैवी अटैक करता है। सैसुना उसे अपने माना गार्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर गार्ड टूट जाता है और वो सीरियसली इंजर हो जाता है। उसे ऐसी कंडीशन में देखकर एक्टर उस पर हंस रहा है कि यू आर रियली फेलिंग अपार्ट नाउ। सैसुना कैसे न कैसे करके खड़े रहने की कोशिश करता है और एक्टर से पूछता है कि तू मुझे फिनिश क्यों नहीं कर रहा। अगर दम है तो मेरे ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कंटिन्यूअसली अटैक कर और मुझे ओवरवेल्म कर, वरना मैं समझूंगा कि तू बस बकवास कर रहा है। ये सुनकर एक्टर स्मक करता है और बोलता है कि ये तो काफी अच्छा आइडिया है, जरा अपने आसपास तो देख, तू ऑलरेडी डेथ पॉइंट पर खड़ा हुआ है। इधर वो बुली जिसने सैसुना पर पैसे लगाए थे, उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करना क्या चाहता है। उस साले को अपनी पैसों की टेंशन है बस। तभी एक्टर भैया अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करता है, स्टॉर्म कैनन, और बोलता है कि विद दिस इट्स ओवर नाउ। पर तभी लैला अरीना में आ जाती है और सैसुना को चिल्लाकर बोलती है कि सभी बच्चे अब सेफ है। एंड ये सुनते ही सैसुना स्माइल करता है, क्योंकि अब उसे किसी की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी अब वो अपनी पूरी पावर के साथ लड़ सकता है। वो जैसे ही अपना माना एक्टिवेट करता है ना, उसका सारा पॉइजन लगभग गायब हो जाता है। एक्टर भैया ये देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो रिकवर कैसे हो गया। हमारा बंदा उसको क्लेमली समझाता है कि इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, मैंने बस फिजिकल बूस्ट का यूज किया और जब तू अपनी वाहवाही करने में बिजी था, मैं लड़ते वक्त सेल एक्टिवेट करके पॉइजन तोड़ रहा था। ये सुनकर एक्टर भैया गुस्सा हो जाता है कि डोंट गेट कोकी, तो वैसे भी इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता। साइड लाइन में बैठा उसका प्रोफेसर भी चिल्लाता है कि जल्दी से इसे फिनिश कर। तभी वो अपना फाइनल अटैक रिलीज कर देता है। अब हमारा बंदा इसे जंप मारकर तो डॉज नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी बची कुची पावर का यूज करता है और स्वॉर्ड गार्ड को समन करके उसके अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये देखकर एक्टर तो शॉक होता ही है, डार्गो भी हैरान हो जाता है। बैन उसका अटैक उसकी तरफ ही आता है, लेकिन वो उसे इजिली नलीफाई कर देता है और सैसुना को टोंट मारता है कि तुझे क्या लगा मैं अपने मैजिक से ही हार जाऊंगा। बट विद इन सेकेंड हमारा बंदा उसके सामने होता है और बोलता है कि तुझे भी क्या लगा कि मैं ये डिस्टेंस कभी भी खत्म नहीं कर पाऊंगा। एंड इससे पहले कि एक्टर को समझ पाता, सैसुना उसे एक ब्रूटल स्ट्राइक से नॉकआउट कर देता है और एकदम स्वैग में बोलता है कि अगर तुझे किसी से माफी मांगनी है तो जाकर बच्चों से मांगना। एंड फाइनली होस्ट भी डिक्लेयर कर देता है कि द विनर इज सैसुना। डार्गो और लियोनेल भी ये देखकर काफी खुश होते हैं, पर तभी अचानक से पूरा स्टेज हिलने लगता है और फ्लोर भी टूटने लगता है। पर जैसे ही एक्टर लावा में गिरने वाला था, हमारा बंदा अपनी पावर से खुद को बैलेंस करता है और उसे बचा लेता है। अब इससे पहले कि वो दोनों ही लावा में गिरते, कैरल एंट्री मारती है और अपना बीस्ट फैंडियर को समन करके उन दोनों को बचा लेती है। ऑडियंस भी ये देखकर उसके लिए चीयर करती है। देन उसके बाद जैसे ही एक्टर भैया को इमरजेंसी रूम ले जाया जाता है, कैरल सैसुना को बोलती है लगता है तुम मेरी हेल्प के बिना भी वहां से निकल सकते थे, लेकिन सैसुना एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो उसे बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे सच्ची में रेस्क्यू किया, इसके लिए थैंक यू। और अपने मन में सोचता है कि वो चैंपियनशिप की दावेदार है, उसमें टैलेंट और स्टाइल दोनों है, अगर उसे इसको हराना है ना तो उसे अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी होगी। तभी हमें ऑडियंस का रिएक्शन देखने को मिलता है, जो साले अभी भी शौक में हैं। उन्हें जो पहले लग रहा था ना कि सैसुना बस लकी है, उस वजह से जीत रहा है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, हमारे बंदे में कुछ तो बात है। और इस बात से तो हेडमास्टर भी अग्री करता है, लेकिन एक है जो अभी भी गुस्सा है, ये प्रोफेसर। उस कमीने ने कसम खा रखी है कि वो जब तक हमारे बंदे को सबक नहीं सिखाएगा वो चैन से नहीं बैठने वाला। देन उसके बाद सैसुना अपने ग्रुप के पास आ जाता है। आते ही लैला उसको ग्रीट करती है
क्योंकि तुमने अच्छा काम किया। डार्गो भी बोलता है कि लैला ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे लिए ये सच में काफी हार्ड था, लेकिन तब भी तुम जीत गए। देन सैसुना लैला से बच्चों के बारे में पूछता है। लैला उसे बताती है कि बच्चे अभी इन्फर्मरी में रेस्ट कर रहे हैं और जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ये सुनकर सैसुना को काफी रिलीफ मिलता है, लेकिन तभी वो एक ट्रूमेंडियस ऑरा फील करता है, जस्ट लाइक ए इविल गॉड। लैला उसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन हमारा बंदा उसे अश्योर करता है कि कोई बात नहीं है। उसके बाद शाम हो जाती है। हम सैसुना को देखते हैं जो फॉरेस्ट में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि फाइनल मैच के लिए सिर्फ एक ही वीक बची हुई है और साथ ही वो अभी भी उस मिस्टीरियस प्रेजेंस के बारे में सोच रहा होता है। उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि वो प्रेजेंस इविल गॉड की थी। दैट्स व्हाई उसके अगेंस्ट खड़ा रहने के लिए उसे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पर तभी वहां पर प्रोफेसर लियोनेल भी आ जाता है और क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। देन सैसुना एकदम सीरियस टोन में बोलता है कि मुझे आपका कॉम्बैट फिस्ट सीखना है। ये सुनते ही लियोनेल हंसने लग जाता है कि अरे ये नाम तो लोग मुझे पहले देते थे, तुमने ये कहां से सुना। देन हमें पता पड़ता है कि उसने ये निकनेम अपने रिग्रेशन से पहले सुना था। यहाँ तक कि उसने लियोनेल के बारे में कई रूमर्स भी सुने थे कि वो केवल अपने एक सिंगल ब्लो से ड्रैगन तक को भी हरा सकता था। जब सैसुना आर्मी में ज्वाइन हुआ था तब तक वो आर्मी छोड़ चुके थे। दैट्स व्हाई वो इविल गॉड के अगेंस्ट साथ में नहीं लड़ पाए थे। वो झुककर बो करता है और डिटरमिनेशन के साथ बोलता है कि प्लीज मुझे अपना मैजिक सिखाए, लेकिन लियोनेल उसे कहता है कि तुम्हें ये सीखना क्यों है, तुम तो वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। सैसुना बोलता है कि ये काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के सामने ना हारूं, चाहे सामने गॉड ही क्यों ना हो। एंड ये सुनते ही लियोनेल हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़के हो। एंड वो फाइनली सिखाने के लिए मान भी जाता है और सिर्फ मानता ही नहीं, उसे अपनी कॉम्बैट फिस्ट भी दिखाता है। वो अपने हाथ में अपना पूरा माना गैदर करता है और सैसुना को बोलता है कि ये मैजिक है जिस वजह से मुझे फिस्ट ऑफ कॉम्बैट कहा गया, लेकिन ये काफी ज्यादा माना खाता है, इसलिए इसे बार बार यूज नहीं कर सकते। इसका एक ही शॉट काफी है, तो ध्यान से देखना। एंड देन वो जैसे उसको ग्राउंड में देखकर मारता है, इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि वहां बड़ा सारा गड्ढा हो जाता है। सैसुना तो ये देखकर शौक ही रह जाता है कि क्या पावर है बे। लियोनेल उसे बोलता है कि इस टेक्निक के लिए लगातार माना गैदर करना पड़ता है और टूर्नामेंट जैसे 1-on-1 बैटल के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो तुम श्योर तो हो ना कि तुम्हें ये सीखना है। सैसुना उसको एकदम क्लेमली रिप्लाई देता है कि हाँ मुझे ये सीखना है, आई एम काउंटिंग ऑन यू प्रोफेसर। ये सुनकर लियोनेल स्मक करके बोलता है कि तो ठीक है, हम आज से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मेरे पीछे आओ। तभी सीन चेंज होता है और हम कैरल को देखते हैं जो एक लड़की के साथ बैठकर टी एंजॉय कर रही होती है। वो लड़का उसे फाइनल तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट भी करता है। कैरल उसे थैंक यू बोलती है और अश्योर करती है कि वो मैच में अपना बेस्ट देगी। देन वो जैसे ही उसके लिए एक और कप ऑफ टी बनाने के लिए जाती है, वो लड़का एक मिस्टिक कार्ड निकालता है। वो जैसे ही उसे एक्टिवेट करता है, कैरल के बैक पर एक अजीब सा मार्क बन जाता है और वो बेहोश हो जाती है। देन वो लड़का बोलता है कि अगर ये जीत जाती है तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है, पर अगर मैं सिचुएशन ही चेंज कर दूं तो। एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।